तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को राजनीतिक विज्ञान का चौथा अध्याय पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। इस चौथे अध्याय को आपको बेहद अच्छे से समझना है, क्योंकि प्यारे बच्चों राजनीतिक विज्ञान में इस चौथे अध्याय से आपको सब्जेक्टिव में कम से कम 8 नंबर के प्रश्न तक पूछे जाते हैं। यदि हम ऑब्जेक्टिव को जोड़ दें तब आपको कम से कम 12 से 15 नंबर के प्रश्न डायरेक्टली आपको इसी चौथे अध्याय से दिखेंगे, जिसका शीर्षक है भारत के विदेश संबंध। ठीक है, यूं तो प्यारे बच्चों भारत का विदेश संबंध ये जो चैप्टर है काफ़ी बड़ा चैप्टर है, फिर भी हम आप सभी को इस चौथे अध्याय का पूरा टॉपिक हम आपको समझाएंगे, क्योंकि सभी टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। इसलिए हम आपको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, बल्कि बेहद अच्छे से समझाएंगे। अच्छे से क्यों हम समझाएंगे? क्योंकि आपके एग्जाम में 100% इस अध्याय से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसलिए मैं आपको इस प्रकार से समझाऊंगा कि आप बिना याद किए, बिना उत्तर देखे प्रश्न को अपने शब्दों में सरलतापूर्वक से आप दे पाएंगे। इस अध्याय में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिससे हमेशा प्रश्न आते हैं, जैसे भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध, एक बार 65 में हुआ, ठीक है, एक बार 71 का युद्ध, ठीक है। इसके अलावा विदेश नीति, इसके बाद परमाणु नीति, ठीक है। तो मुख्य रूप से आपका ये 4 टॉपिक है। इस 4 टॉपिक में सबसे ज़्यादा आपको भारत चीन और भारत पाकिस्तान के संबंध को जानना है, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा वीवीआई टॉपिक है, ठीक है। इसलिए प्यारे बच्चों, हम आप सभी को सर्वप्रथम भारत चीन का कहानी सुनाएंगे, फिर भारत पाकिस्तान का सुनाएंगे, फिर भारत बांग्लादेश का सुनाएंगे, फिर उसके बाद विदेश नीति के बारे में, जो आपका विदेश नीति है ना, विदेश नीति के बारे में समझाएंगे, फिर परमाणु नीति के बारे में समझाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, इसलिए जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको सीरीज वाइज करके समझा रहा हूं, ठीक है। तो समझाने से पहले, यदि आपने 12th पेड कोर्स ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए कल तक, ठीक है। कल तक प्यारे बच्चों जो फी है वो मात्र हम 1000 रुपये रखे हुए हैं। 1000 12th पेड कोर्स का कल तक आपको 1000 रुपये है। परसों से आपको 1500 रुपये लग जाएंगे। यदि आप अभी जुड़ना चाहते हैं तो फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से आप हमें 70 61 50 45 52 इस नंबर पे 1000 रुपये भेजिएगा। 70 61 50 45 52 फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम किसी के भी माध्यम से भेज करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेजिएगा। हम आपको ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। जहाँ तक पढ़ाई हो चुका है उसी टाइम हम आपको नोट्स दे देंगे, टाइम टेबल दे देंगे, ठीक है ना। या अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, जो कि हमारा नंबर है 70 61 50 45 52, यही नंबर है। और यदि आपने अभी तक ब्रिलियंट का गैस पेपर नहीं खरीदे हैं तो आप अवश्य रूप से गैस पेपर खरीद लीजिए। चाहे तो आप ब्रिलियंट का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी खरीद आप सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम हम आते हैं, किस पर हम आते हैं तो भारत चीन हम युद्ध पे आते हैं। पहला टॉपिक, ठीक है, भारत चीन। इसमें क्या है कि थोड़ा सा मानचित्र हम बना देते हैं, जिससे आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, आसानी होगा। माना कि यह हमारा प्यारा देश भारत, बस मान लीजिए, हमको पता है कि सही से नहीं बना हुआ, मान लीजिए, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, हमारा जो प्यारा देश भारत है, ये प्यारा देश भारत आज़ाद कब हुआ? हमारा प्यारा देश भारत आज़ाद हुआ था 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि। तो 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को जब हमारा प्यारा देश भारत आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के बाद जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे प्यारे बच्चों? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू वे प्रधानमंत्री के साथ साथ वे विदेश मंत्री भी बने। क्या बने? विदेश मंत्री भी बने। अतः विश्व के जितने भी देश थे या देश हैं, उनसे भारत का संबंध बेहतर रहे, उनके लिए वे अनेक प्रकार के कार्य किए। भारत के प्रधानमंत्री अर्थात हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने सबसे ज़्यादा शुरुआती समय में यदि किसी को महत्व दिया देशों को, वह किस देश को दिया? तो प्यारे बच्चों, वो दिया चीन, जो कि यहाँ पर था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन को अत्यधिक महत्व दिया। चीन को क्या दिया? अत्यधिक महत्व दिया। अब प्रश्न उठता है कि नेहरू जी ने जो है चीन को अत्यधिक महत्व क्यों दिया?
इस पर नेहरू जी का कथन था कि नेहरू जी का कहना था कि देखो, चीन ही एक ऐसा देश है जो यूरोपियन प्रभाव से बचा हुआ है, यूरोपियन के प्रभाव से बचा हुआ है। क्योंकि उस समय दुनिया भर में जितने भी देश थे, सभी देश जो यूरोपियन का जो कल्चर है उस कल्चर को अपना रहा था और उसके तर्ज पे वो विकास कर रहा था। जबकि जो चीन जो देश था, यह चीन देश अपनी संस्कृति के आधार पे, अपनी सभ्यता के आधार पे, या यूं कहें अपनी बुनियादी ढांचों के आधार पे यह विकास कर रहा था। यानी जो करेंगे, चीन का कथन था, जो करेंगे अपने बलबूते करेंगे, अपनी सभ्यता को लेके करेंगे, अपनी संस्कृति को लेके करेंगे, यूरोपियन देश के आधार पर हम नहीं करेंगे। इस सोच करके, यह देख करके भारत बहुत प्रभावित हुआ। भारत मतलब नेहरू जी बहुत प्रभावित हुए। नेहरू ने कहा कि देखो, विकास कर रहा है तो चीन कर रहा है, अपने बुनियादी ढांचों पे कर रहा है। तो जिस कारण भारत ने चीन को काफी ज्यादा क्या दिया, महत्व दिया। और महत्व देने के बाद भारत और चीन का जो रिश्ता है वो रिश्ता काफी ज्यादा बेहतर हो गया। इतना बेहतर हो गया कि उस समय हम लोग कहते थे कि यदि कोई भारत का सच्चा मित्र देश है, वो मित्र देश कौन है, वो मित्र देश चीन है। इसीलिए तो उस टाइम एक स्लोगन चला करता था। वो स्लोगन क्या था? तो हिंदी चीनी भाई भाई। आपने कई बार फिल्मों में सुना होगा, हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है। तो उस समय सभी के जुबान पर बस एक ही रटना रहता था कि हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है। इसी बीच क्या हुआ, इस दोस्ती को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए कि भारत और चीन एकदम दोस्त रहे, मजबूत दोस्त रहे, ठीक है। इस दोस्ती को मजबूत बनाने के लिए कि हुआ यूं कि चीन का जो है, चीन का आपका राष्ट्रपति वो आपका भारत आया। चीन का राष्ट्रपति क्या आया? भारत, यानी भारत दौरे पर आया। उस राष्ट्रपति का आपका नाम था चाउ एन आई। क्या नाम था? तो चाउ एन आई। चाउ एन आई ने भारत का दौरा किया। दौरा कब किया? यह दौरा किया था 1954 में, ठीक है। 1954 में दौरा किया और दौरा करने के बाद वे भारत के साथ एक समझौता किए। भारत के साथ क्या किए? एक समझौता किए। वह समझौता था मित्रता का, मित्रता और व्यापार का, मित्रता और व्यापार, ठीक है, जिसे हम मित्रता और व्यापार की संधि भी बोलते हैं। इस मित्रता और व्यापार की संधि में, या यूं कहें कि समझौता में, आपको कुल मिलाकर के 5 पॉइंट रखा गया। कितना पॉइंट रखा गया? 5। पहला पॉइंट यह था कि दोनों देश कभी भी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि दोनों का मानना यह था कि देखो चाओ भाई, हम अभी आप हो, नेहरू अभी हम है, तो हम दोनों का रिश्ता तो काफी है। यानी कि जब तक हम हैं, जब तक चाओ और नेहरू है, तब तक तो भारत और चीन का तो रिश्ता बेहतर है। लेकिन क्या पता कि भविष्य में कोई और आपका राष्ट्रपति दूसरा आ जाए, भारत का कोई और दूसरा प्रधानमंत्री आ जाए, तो क्या पता, हो सकता है कि मित्रता कहीं गड़बड़ा ना जाए। इसके लिए यह जो व्यापार किया, तो पहला सत्र रखा, क्या रखा कि दोनों देश एक दूसरे पर कभी आक्रमण नहीं करेगा। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट आपको रखा गया, दोनों देश एक दूसरे पर कभी हस्तक्षेप नहीं कर, आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट, दोनों का देखिएगा सांस्कृतिक अलग अलग है। ये लोग चीनी है, हम लोग हिंदी है। ये लोग जो है, हम लोग साड़ी, हमारी महिला साड़ी पहनती है, जबकि इसका महिला कुछ और कपड़ा पहनती है। तो संस्कृति भिन्न है। तो दोनों देश एक दूसरे का जो संस्कृति है, सभ्यता, उसका सम्मान करेगा, ठीक है। दोनों देश हमेशा जो भी यदि कोई समस्या आए, उस समस्या का समाधान वार्तालाप के माध्यम से करेगा और शांति बनाए रखेगा। और 5वां, दोनों देश जो है समान दृष्टिकोण से व्यापार पर समान लाभ के उद्देश्य से वो कार्य करेगा, जिससे यदि कोई भी व्यापार कार्य किया जाएगा उससे दोनों देश का क्या हो, तो लाभ हो सके। तो देखिए, इस मित्रता और व्यापार की संधि में कुल कितना शर्तों को रखा गया? 5 शर्तों को रखा गया, ठीक है। अब इस 5 को हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं? पंच बोलते कि नहीं बोलते? इसलिए इस समझौता को आपको कहा गया पंचशील। क्या कहा गया? पंचशील। आपके एग्जाम में आता है कि पंचशील समझौता से आप क्या समझते हैं? MBBI हमेशा आता है, इस बार तो पक्का आएगा, लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है। 22 के एग्जाम में पक्का आएगा, ठीक है, कि पंचशील समझौता से आप क्या समझते हैं। तो आप क्या बोलिएगा? पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच 1954 में हुआ एक मित्रता और व्यापार का समझौता है,
जिसमें से कुल 5 मुख्य बिंदुओं को रखा गया या 5 पॉइंट को रखा गया। जो क्या था वो इस प्रकार से, दोनों देश एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा, आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है, युद्ध कभी नहीं करेगा, संस्कृति को यह सम्मान करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 पॉइंट को आपको लिख देना है, आपका हो गया। या कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पंचशील के 5 सूत्र बताएं, तो पंचशील कौन सा? पहला सूत्र, एक दूसरे पर कभी आक्रमण नहीं करेगा। दूसरा सूत्र, जो भी समस्या होगा उस समस्या का समाधान वार्तालाप के जरिए करेगा। यानी इस प्रकार से 5 पॉइंट को क्या कर देना है, तो 5 पॉइंट को आपको लिख देना है। तो पंचशील क्या है इसको समझने में तो कोई दिक्कत नहीं। पंचशील समझौता कब हुआ? 1954 में हुआ। ऑब्जेक्टिव में आपको आता है पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ? तो भारत और चीन के बीच हुआ, ठीक है। पंचशील समझौता किस प्रकार का था? तो मित्रता और व्यापार की संधि का था, ठीक है। तो यहां तक तो हो गया। अब देखिए समय जो है, समय बड़ा खराब होता है। समय तो चलता रहता है, समय कभी रुकता है? समय नहीं रुकता है, ठीक है। तो जैसे ही आपका ये जो व्यक्ति है, ये जो देख रहे हैं चाओ एन आई, इसका सरकार जो है चीन में गिर गया। इसका सरकार क्या हो गया? इसका सरकार गिर गया। और गिरने के बाद जैसे ही आपका माओ का सरकार बना, किसका सरकार बना? तो माओ का आपका सरकार बना, ठीक है। तो माओ ने कहा कि देखो, माओ का सरकार बना तो माओ ने कहा कि भारत और चीन का जो सीमा रेखा है, ये जो देख रहे हैं ये क्या है? भारत और चीन का, प्यारे बच्चों, यह आपका सीमा रेखा है, ठीक है। तो ये जो सीमा रेखा है, ये सीमा रेखा 1914 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा आपको खींचा गया था। किसके द्वारा खींचा गया था? तो 1914 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा खींचा गया था। क्योंकि 1914 में तो जो भारत था वो तो भारत गुलाम था अंग्रेज का, इसलिए उस समय ब्रिटिश सरकार आपको प्यारे बच्चों कहलाता था, ठीक है। और ये जो सीमा जो देख रहे हैं, इस सीमा रेखा को कहा जाता है मैकमोहन या मैकमोहन रेखा, ठीक। आपके एग्जाम में आता है कि मैकमोहन रेखा से आप क्या समझते हैं, तो आप आसान भाषा में इसका उत्तर दीजिएगा कि मैकमोहन रेखा यानी कि भारत और चीन का एक सीमा रेखा है। भारत और चीन का क्या है? एक सीमा रेखा है, या आप कहिए भारत और चीन के बीच का एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, जिसे हम मैकमोहन रेखा कहते हैं, ठीक है। यह रेखा 1914 ईस्वी में ब्रिटिश ऑफिसर द्वारा खींचा गया था, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपको 1958 में, जैसे ही आपको माओ का सरकार बना, तो माओ का सरकार ने है ना क्या किया? 1958 में आपका भारत और चीन सीमा विवाद को खड़ा कर दिया। भारत और चीन का सीमा विवाद खड़ा कर दिया। माओ ने कहा कि देखो, इस मैकमोहन रेखा को हम नहीं मानते। ये जो मैकमोहन रेखा है इसको हम नहीं मानते, क्योंकि जब मैकमोहन रेखा खींचा गया था उस समय चीन का सरकार काफी कमजोर था, निकम्मी सरकार था। लेकिन हम क्या है? हम निकम्मी सरकार नहीं है, हम कमजोर नहीं, हम शक्तिशाली हैं। हम क्या है? हम शक्तिशाली हैं। अतः इस मैकमोहन रेखा को अब हम वैल्यू नहीं देते हैं। और जो तिब्बत और ये जो नेफा है, ये क्या है? नेफा, जिसे हम लोग अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चीन इसे नेफा बोलता है। चीन कहता है कि अरुणाचल प्रदेश अर्थात नेफा, ये किसका भाग है? ये तिब्बत का भाग है। और जो ये जो लद्दाख है, लद्दाख का कुछ क्षेत्र, ये भी तिब्बत का भाग है। अतः भारत जो है इस अरुणाचल प्रदेश को और लद्दाख के कुछ भाग को हमें लौटा दे। हमें क्या करे? हमें लौटा दे, ठीक है। जिस पर हमारे प्रधानमंत्री अर्थात नेहरू राजी नहीं होते। नेहरू कहते हैं कि नहीं, ये जो अरुणाचल प्रदेश है अर्थात नेफा, यह मेरा भाग है, ठीक है। लद्दाख मेरा भाग है। हम आपको किसी भी कीमत पर क्या करेंगे? हम आपको किसी भी कीमत पर नहीं लौटाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो सीमा जो विवाद रहा आपको शुरू कब हुआ? 1958 में शुरू हुआ। तो पंचशील समझौता के जरिए, अब देखिए पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था, मैंने भी बताया। पंचशील समझौता क्या कहता है? कोई भी यदि दिक्कत है तो उस दिक्कत का समाधान हम किससे करेंगे? वार्तालाप के माध्यम से करेंगे। तो इस सीमा विवाद का जो समस्या का समाधान चीन और भारत वार्तालाप के जरिए शुरू किया, ठीक है। लेकिन वार्तालाप होते गया, इतना हुआ वार्तालाप, इतना हुआ कि जिसका कोई समस्या का समाधान नहीं निकल पाया। अंत में चीन कहता है, अंत में चीन क्या कहता है? अंत में चीनी शासक कहता है कि बहुत हुआ वार्तालाप,
बहुत क्या हुआ, बहुत हुआ वार्तालाप। अब हम भारत, ये जो सीमा विवाद है इसमें अब हम वार्तालाप के माध्यम से इस समस्या का समाधान अब हम नहीं निकालेंगे। भारत का बड़ा सच्चा जो है रूस मित्रता निभा रहा है, भारत बड़ा कहता है कि रूस मेरा सच्चा मित्र है, ठीक है। अब हम भारत पे क्या करेंगे, अब हम भारत पे बल का प्रयोग करेंगे। बात से तो भारत माना नहीं, हम बात से तो समझाएं कि अरुणाचल प्रदेश दे दो, लद्दाख दे दो, लेकिन भारत तो समझा नहीं। इसलिए अब हम भारत पे किसका प्रयोग करेंगे, तो बल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, बल का प्रयोग करेंगे। और जो रूस जो कहता है कि भारत मेरा दोस्त है, हम उसका दोस्तियारी भी देख लेंगे कि भारत और रूस का कितना ज्यादा दोस्तियारी है, ठीक है। तो यह सोच करके चीन ने 1962 में भारत पर क्या किया, तो प्यारे बच्चों, तो भारत पे आपको आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद क्या हुआ, तो आक्रमण करने के बाद हमारे आधे से अधिक सैनिक शहीद हो गए, लगभग 10,000 सैनिक शहीद हो गए। और शहीद होने के बाद जो है ये जो लद्दाख का जो भाग जो देख रहे पुष्पा, तो इसको चीन अपने कब्जे में है ना ले लिया, ठीक है, कब्जे में ले लिया। और उसके बाद जो है रूस के मदद से अंत में क्या हुआ, तो अंत में जो है भारत को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि भारत काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ था। ना तो आधुनिक प्रकार का हथियार था, क्योंकि भारत कभी सोचा ही नहीं था कि हमें युद्ध भी लड़ना है। भारत कभी सोचा ही नहीं था कि हमें युद्ध भी लड़ना है। तो भारत का बुरी तरह से हार हुआ। भारत के आधे से अत्यधिक जो सैनिक है वो शहीद हो गए। हमारा भूभाग पर चीन ने कब्जा कर लिया। अतः 1962 में भारत यानी हमारे देश का बुरी तरह से क्या हुआ था प्यारे बच्चों, तो बुरी तरह से आपका हार हो गया। इस हार के कारण जो पंचशील समझौता में जितना भी जो सूत्र थे वो चकनाचूर रहना हो गया। अब तो उसका तो कोई वैल्यू रहा नहीं। भारत और चीन के बीच जो दोस्तियारी का संबंध था कि हिंदी चीनी भाई भाई, वो एक झटके में टूट गया। भारत और चीन का जो संबंध है वो तनावपूर्ण हो गया। यानी यूं कहिए जो सच्चा मित्र चीन हुआ करता तो वो आज कट्टर दुश्मन में तब्दील हो गया। तो इस प्रकार से 1962 में भारत का क्या हो गया, तो भारत का प्यारे बच्चों आपका हार हुआ, ठीक है। इस हार के कारण भारत का जो अर्थव्यवस्था है उस पर काफी चोट न पहुंचा, जिसके कारण भारत में भूखमरी का समस्या उत्पन्न हो गया, ठीक है। इसी चीज को देखते हुए, भारत में भूखमरी का समस्या देखते हुए, आर्थिक तंगी को देखते हुए, आपको जो बगल वाला जो देश है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान क्या कहता है, पाकिस्तान कहता है कि भारत अभी कमजोर है। भारत क्या है, कमजोर है, लाचार है, अभी चीन से हारा है, अभी लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो तुरंत, ये जो कश्मीर और क्या करो, कश्मीर छीन लो, ठीक है। कश्मीर जो है भारत ने क्या किया, अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। अतः जो है पाकिस्तान क्या, देखिए भारत और चीन से दुश्मनी हो गया, तो पाकिस्तान का चीन से नजदीकी ना बढ़ गया, जिस कारण जो है आपका पाकिस्तान ने यह देखा कि 62 में भारत हार गया, भारत काफी कमजोर है, यही मौका है कि अभी हम भारत से अपना कश्मीर को क्या करें, कश्मीर को छीन ले। यह सोच करके पाकिस्तान ने 1965 में, ठीक है, 1965 में भारत पर आक्रमण कर दिया, ठीक है, यानी कि चढ़ाई कर दिया। लेकिन 1965 में क्या हुआ, 1965 में आपका उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री। आपका नेहरू जी नहीं थे, क्योंकि नेहरू जी का जो निधन है 1964 में ही आपको हो गया था, ठीक है। तो 1964 में नेहरू जी का निधन हो गया था, तो 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी आपको क्या बने थे, भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो लाल बहादुर शास्त्री ने जो है पाकिस्तान को हरा दिया, पाकिस्तान को क्या किया, हरा दिया। और भारत पर जो कलंक लगा हुआ था 1962 का कि भारत जो है चीन से हार गया, उस कलंक को पाकिस्तान को हरा करके अपने माथे से वो कलंक का नाम हटाया, ठीक है। इस प्रकार 1965 के युद्ध में पाकिस्तान का क्या हुआ, तो पाकिस्तान का हार हुआ। और हार तो हुआ ही हुआ, साथ ही साथ भारतीय सैनिकों ने लाहौर, पाकिस्तान को देखिएगा बहुत दूसरा सबसे बड़ा शहर है लाहौर के अंदर 5 किलोमीटर अंदर जाकर के कुछ भागों को अपने अंदर कब्जा कर लिया, ठीक है। तो पाकिस्तान ने रूस को खूब कहा कि देखो तुम्हारा दोस्त भारत है, उसको कहो कि मेरा जमीन छोड़ देने के लिए, ठीक है। तो इस कारण से रूस ने क्या किया, इस कारण से रूस ने युद्ध विराम के लिए जो है दोनों देशों के बीच समझौता करवाया। किसके बीच, तो दोनों देशों के बीच। कौन देश, तो पाकिस्तान और भारत के बीच, ठीक है। रूस का एक शहर पड़ता है ताशकंद, यानी सोवियत संघ का एक शहर पड़ता है ताशकंद। देखिए ये जो ताशकंद शहर है
ये सोवियत संघ में पहले पड़ता था 1991 में, जब सोवियत संघ विभाजित नहीं हुआ था। ठीक है, 1991 के बाद सोवियत संघ 15 भागों में विभाजित हो गया, तब जाकर के ताशकंद दूसरे देश में, अभी वर्तमान समय में दूसरे देश में पड़ता है। लेकिन 1965 में ये जो ताशकंद जो शहर है, यह आपका सोवियत संघ में पड़ता था। ठीक है, तो रूस अपने शहर ताशकंद, ठीक है, ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच इस युद्ध को विराम करने के लिए एक समझौता कराया। यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच हुआ। किसके बीच हुआ? तो भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और भारत के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच हुआ। ठीक है, इस समझौते के तहत आपको कहा, चूंकि यह समझौता रूस के शहर ताशकंद में हुआ, इसलिए इस समझौते को हम ताशकंद समझौते के नाम से जानते हैं। और यह समझौता देखिए 65 में युद्ध हुआ था, तो यह समझौता कब हुआ? 1966 में हुआ। कब हुआ? 1966 में। आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि ताशकंद समझौता कब हुआ? तो 1966 में हुआ। ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। ठीक है, अब इस ताशकंद समझौता में कहा गया कि पाकिस्तान ने कहा कि अब हम भारत पर कभी आक्रमण नहीं करेंगे। अब जो भी समस्या हो गया उस समस्या का समाधान हम वार्तालाप के जरिए करेंगे। ठीक है, और बदले में क्या करें? तो बदले में जो हमारा भूभाग को लौटा दे, हमारे सैनिकों को लौटा दे, इस प्रकार से शर्त को आपको रखा गया। ठीक है, तो जिसे हम ताशकंद समझौता के नाम से जानते हैं। और दुख की बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी जब ताशकंद शहर पहुंचे तो समझौता होने के बाद ही जो है उसी दिन उनका निधन हो गया। उसी दिन क्या हो गया? तो निधन हो गया। यानी कि ताशकंद शहर में 1966 में ही लाल बहादुर शास्त्री जी का मृत्यु हो गया उसी जगह। अब उसका मृत्यु कैसे हुआ इसका अभी तक खुलासा नहीं है, ना हुआ है। ये बात अभी तक रहस्यमयी है। ठीक है, किसी को पता नहीं है कि आखिर मृत्यु सही तौर पे कैसे हुआ, इसलिए आप गूगल भी करिएगा तो इनका सटीक जानकारी आपको नहीं दिया जाएगा कि लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु कैसे हुआ। ठीक है, लेकिन मृत्यु कब हुआ? 1966 में। कहाँ हुआ? ताशकंद में, इसी समझौता में आपको हुआ था। ठीक है ना। तो इस तरह जो है 1965 में, प्यारे बच्चों, 1965 में आपका पाकिस्तान का बुरी तरह से हार हुआ। ठीक है, और अगले वर्ष जो है ताशकंद समझौता के तहत आपका भारत और पाकिस्तान युद्ध आपका क्या हुआ? तो युद्ध आपका विराम हुआ। ठीक है, अब हम आते हैं, ये तो हो गया पहला। तो अब देखिए 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध हुआ। यदि आपसे पूछा जाएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध कब हुआ? तो 1965 में। ठीक है, अब हम आते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध। अब 65 का तो कहानी सुन लिए, अब देखिए पहले अध्याय में मैंने बताया था कि जब हमारा प्यारा देश भारत आजाद हुआ तो आजादी के बाद एक पड़ोसी देश देखने को मिला, वो था पाकिस्तान। पाकिस्तान पहले दो भागों में बटा हुआ था। एक ये था पूर्वी भाग, ठीक है, और दूसरा था प्यारे बच्चों आपका पश्चिमी भाग। ठीक है, नहीं शायद आपका ये था पूर्वी पाकिस्तान, ये भाग, यानी ये जो देख रहे डार्क में, और ये हो गया आपका पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, तो देखिए जब पाकिस्तान आपका अलग हुआ तो दो भागों में बटा हुआ था। पाकिस्तान का दो क्षेत्र पड़ता था, एक पश्चिमी एक पूर्वी। लेकिन दिक्कत ये था कि ये जो क्षेत्र है पश्चिमी पाकिस्तान, इस क्षेत्र में आपका बंगला भाषा चलता था। बंगला लोग बोलते थे, बंगला लिखते थे। ठीक है, बंगला बोलते थे, बंगला लिखते थे, जबकि इस क्षेत्र में उर्दू चलता था। उर्दू बोलते थे, उर्दू लिखते थे। ठीक है, इसी क्षेत्र में पश्चिमी पाकिस्तान का देश का राजधानी भी था, राजधानी। ठीक है, जिस कारण आपका क्या हुआ कि पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान के साथ वो भेदभाव करते थे, यानी कि जो भी विकास होगा वो पश्चिमी पाकिस्तान में होगा, पूर्वी पाकिस्तान में ना, यानी कि नहीं के बराबर आपका विकास होता था। ठीक है, पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान पे भाषा के आधार पर, लिपि के आधार पर आए दिन भेदभाव करता था। यदि कोई किसी को बड़ा पोस्ट पे जाना था तो बड़ा पोस्ट पे जैसे ही वो दिखता कि पूर्वी पाकिस्तान का, उससे जो है उस प्रकार का जो रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता था, यानी कि बहुत के भेदभाव किया जाता था। इसी भेदभाव के चलते क्या हुआ, तो इस देश में विकास ही नहीं हुआ, यानी कि किसी भी प्रकार से योजना
ना तो आया, तो जिस कारण क्या हुआ, तो जिस कारण जो पूर्वी पाकिस्तान ये दिन प्रतिदिन बिछड़ता चला गया। भूखमरी की समस्या आए दिन पूर्वी पाकिस्तान में आपका आते रहा, और जबकि पश्चिमी पाकिस्तान आपका क्या कर रहा था, तो पश्चिमी पाकिस्तान आपका विकास कर रहा था। तो इसी के लिए अब देखिए इस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, जिस कारण लोगों ने आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू कर दिया, आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू कर दिए। और फलस्वरूप आपका क्या होता है, तो 26 मार्च 1971 को, ठीक है, 26 मार्च 1971 को एक व्यक्ति थे जिनका नाम था शेख मुजीबुररहमान, ठीक है, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था शेख आराम समझे बहुत अजीब नाम है। 26 मार्च 1971 को शेख ने पश्चिमी पाकिस्तान को स्वतंत्र बांग्लादेश घोषित कर दिया। स्वतंत्र क्या किया, तो बांग्लादेश आपको घोषित कर दिया, यानी कि पाकिस्तान है इसको खुद का देश में वो घोषित कर दिया। पश्चिमी आपका किस नाम से, तो बांग्लादेश के नाम से, ठीक है। अब जैसे ही इसकी खबर पश्चिमी पाकिस्तान को, उन्होंने अपना सैनिक भेजा और सैनिक भेज करके जो है शेख को गिरफ्तार कर लिया। तो यहाँ के लोगों ने भारत से मदद मांगा कि भारत आप मेरी मदद करें, पाकिस्तान हम पे आए दिन अत्याचार करता है, पूर्वी पाकिस्तान पर अत्याचार करता है, विकास नहीं होता है, भूखमरी का समस्या बंधा हुआ है, और इससे भारत को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता था, क्योंकि लोग को जो है पलायन करने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए वे भारत के त्रिपुरा में शरण लेते थे, बंगाल में शरण लेते थे, आसाम में, यानी कि जो भी सीमावर्ती जो भारत का राज था उसमें पश्चिमी पाकिस्तान के लोग मतलब कि घुसपैठ ना करते, यानी घुस करके अपना जीवन यापन करते थे, जिस कारण भारत के भी पास गरीबी की समस्या आपका पनप गया। इसलिए भारत को अब यह सबसे बड़ा समस्या आ गया कि किस तरह इन लोगों को भारत आने से रोके। इसके लिए जाहिर सी बात था, तो इसके लिए था कि पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद उसे कराना पड़ता। इसलिए भारत ने यह सोच करके क्या किया, तो भारत ने यह सोच करके पूर्वी पाकिस्तान को आपको मदद किया, रूस के सहयोग से बांग्लादेश को क्या किया, तो बांग्लादेश को आपको आज़ाद कराया, ठीक है। उस समय भारत का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। कौन, तो इंदिरा गांधी ने रूस का मदद लिया, और रूस के मदद से आपका क्या किया, तो आपका पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराया। और आज़ाद कराने के बाद एक और नया देश का उदय हुआ। उस देश का नाम क्या पड़ गया था प्यारे बच्चों, उस देश का नाम पड़ गया आपका बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश आपका पड़ गया। और जब रूस के मदद से जैसे ही भारत ने रूस का मदद लिया, पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने आपका अमेरिका का मदद लिया। पाकिस्तान ने कहा कि अमेरिका देखिए भारत रूस के मदद से मेरे दूसरे भाग को तोड़ रहा है, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान को तोड़ रहा है। अमेरिका ने कहा कि अच्छा, यानी कि अमेरिका और रूस का तो पहले से दुश्मनी आपका चलता था, इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान के सपोर्ट के लिए वे जंगी जहाज भारत की ओर रवाना किए, ठीक है, भारत की ओर रवाना किए इस भाग में। जैसे ही भारत को खबर लगा कि अमेरिका ने जो है आपका अमेरिका ने जंगी जहाज भारत की ओर भेजा है, तो भारत ने रूस से कांटेक्ट किया, तो रूस ने भी अमेरिका ने 2 भेजा, तो रूस ने डायरेक्ट 4 भेज दिया। तो जिसके कारण जो है अमेरिका वो पीछे हट गया। अमेरिका क्या हो गया, अमेरिका पीछे हो गया, और भारत ने रूस की मदद से पूर्वी पाकिस्तान पर जितना भी जो सैनिक था उस सैनिक को गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने में लगभग 90,000 सैनिकों को बंदी बना लिया। भारत कितने हजार सैनिकों को, 90,000 सैनिकों को बंदी बना लिया, और उसके बाद बांग्लादेश को आजाद करके नया देश बना लिया, ठीक है। अब देखिए 90,000 सैनिक पाकिस्तान का भारत के पास गिरफ्त है, यानी कि गिरफ्तार है। अब इस सैनिक को छुड़ाने के लिए भारत और पाकिस्तान में एक और समझौता हुआ, ठीक है, भारत और पाकिस्तान में एक और समझौता हुआ। और यह समझौता भारत के किस शहर में हुआ, तो यह समझौता भारत के शिमला शहर में हुआ। कहां हुआ, शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य की राजधानी है। इस शिमला शहर में भारत के कौन थे, तो भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जबकि पाकिस्तान के राष्ट्रपति भुट्टो थे, भुट्टो, ठीक है, शायद विदेश मंत्री भी थे और राष्ट्रपति दोनों थे। तो इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच शिमला में एक समझौता हुआ, ठीक है। यह समझौता कब हुआ, यह समझौता हुआ जुलाई 1972 में, जुलाई 1972 में, ठीक है।
चूंकि यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच भारत के शिमला शहर में हुआ, इसलिए इस समझौता को हम लोग शिमला समझौता के नाम से जानते हैं। यह समझौता जुलाई 1972 में हुआ। इस समझौता के तहत भारत पाकिस्तान ने कहा कि अब से हम भारत पर कभी आक्रमण नहीं करेंगे, अब से जो भी समस्या होगा उस समस्या का समाधान वार्तालाप के जरिए करेंगे। इतना शर्तों के मानने के बाद भारत ने पाकिस्तान का जो 90,000 जो लगभग 90,000 सैनिक था उसको क्या किया, उसको रिहा आपको कर दिया। किस समझौता के तहत? तो प्यारे बच्चों, शिमला समझौता के तहत। आपके एग्जाम में शिमला समझौता के बारे में पूछा जाएगा कि शिमला समझौता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, शिमला समझौता किसके बीच हुआ? तो भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति भुट्टो के बीच यह बीच है न हुआ। यह समझौता कब हुआ? तो जुलाई 1972 में हुआ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आपका जो है भारत चीन संबंध है ना हो गया। ठीक है, भारत पाकिस्तान हो गया। तो भारत पाकिस्तान पहला युद्ध है ना कब हुआ? तो युद्ध हुआ 65 में, और दूसरा कब हुआ? तो दूसरा हो गया 71 में। ठीक है, तो अब हम आते हैं, अब जो भी है भारत पाकिस्तान कहानी खत्म, भारत चीन खत्म। अब हम आते हैं विदेश नीति पर, और हम आपको शीर्षक अब हम अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसमें से बहुत आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न देखिए, सबसे ज्यादा एमबीबीआई, पंचशील से आप क्या समझते हैं? पहला प्रश्न। दूसरा, ताशकंद समझौता से आप क्या समझते हैं? तीसरा, शिमला समझौता से आप क्या समझते हैं? चौथा, मैकमोहन रेखा से आप क्या समझते हैं? पांचवा, भारत पाकिस्तान 1965 का युद्ध का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा, भारत चीन 1962 का युद्ध पर टिप्पणी लिखे। नेक्स्ट, भारत चीन संबंधों का वर्णन करें। नेक्स्ट, भारत पाकिस्तान संबंधों का वर्णन करें। नेक्स्ट, भारत बांग्लादेश संबंधों का वर्णन करें। ठीक है, कितना क्वेश्चन निकल रहा है आप ही बताइए? बहुत क्वेश्चन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? निकल रहा है ना, बहुत निकल रहा है। अभी मुझवानी तो इतना निकल रहा है, और हम अच्छे से देखेंगे तो और भी ज्यादा प्रश्न निकलेगा। ठीक है, इसलिए प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं किस पे? तो अब हम आते हैं विदेश नीति पर आते हैं। विदेश नीति, सर्वप्रथम जो शीर्षक है भारत के विदेश संबंध, अर्थात भारत जो देश है, दुनिया भर में जितना भी देश है उसका जो संबंध किस प्रकार से, वही हम इस अध्याय में देखेंगे। वही हम देख रहे हैं, भारत चीन देख लिए, भारत पाकिस्तान देख लिए। ठीक है, अब हम विदेश नीति देखिए, विदेश नीति हम क्या कहेंगे, हम किसे कहेंगे? यह आपके एग्जाम में आता है कि विदेश नीति से आप क्या समझते हैं? जब कोई देश दूसरे देशों के साथ जिस प्रकार का, जब कोई देश दूसरे देशों के लिए जो भी नीति बनाता है, जो भी योजना बनाता है, उस योजना को ही हम लोग विदेश नीति कहते हैं। ठीक है, यह योजना आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, किसी भी प्रकार से हो सकता है। 90% देखिए पॉजिटिव ही तौर पे आपका रहता है। इस योजना के तहत, इस विदेश नीति के हम देखेंगे कि भारत ने विदेश नीति के तहत क्या क्या योजनाएं बनाई हैं। ठीक है, अब देखिएगा कि जैसे ही आपका दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, तो दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जो दो देश था, खास करके सोवियत संघ, ठीक है, और दूसरा अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ये दोनों देश आपका दो गुटों में बट गया, यानी पृथ्वी जो है, पृथ्वी दो ध्रुवीयता में बट गया। यानी कि दुनिया भर में जितना भी देश है, या तो वो सभी देश या तो रूस का समर्थक में था या तो अमेरिका के समर्थक में था, यानी दो भाग में देश बट गया। ठीक है, 50% रूस का समर्थक, आम भाषा में समझिए 50% अमेरिका का समर्थक। ठीक है, और इन देशों के बीच इस प्रकार से युद्ध हो रहा था, इस प्रकार से झगड़ा चल रहा था कि दुनिया ने कहा दिया कि अब तीसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, तीसरा हो गया। लेकिन यह युद्ध होते होते रह गया, यह युद्ध हुआ ही नहीं, इसलिए इसे हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं, जो कि आपका एक सेपरेट चैप्टर है, वो हम आगे बताएंगे। इसी के कारण जो है आपका जो दुनिया जो है दो भागों में बट गया था, उनमें से एक और देश था भारत। अब भारत के समक्ष यह रखा गया, भारत को कहा गया कि तुम किसके खेमा में जाओगे, यानी किसके पक्ष में जाओगे, सोवियत संघ के पक्ष में जाओगे कि अमेरिका के पक्ष में जाओगे, सोवियत संघ के पक्ष में जाओगे कि अमेरिका के पक्ष में जाओगे। तो भारत ने कहा कि देखो भाई, ना तो हम सोवियत संघ के पक्ष में जाएंगे, ना तो हम अमेरिका के पक्ष में जाएंगे, दोनों झगड़ा करोगे तो झगड़ा के बीच में हम नहीं पड़ेंगे। ठीक है, आम भाषा में दोनों झगड़ा करोगे, हम झगड़ा के बीच में हम नहीं पड़ेंगे, लेकिन हाँ तुम लोग कल्याण की बात करोगे, शांति की बात करोगे, तब हम जरूर आएंगे।
हम जरूर मदद करेंगे, लेकिन झगड़ा करोगे तो हम दोनों में से किसी खेमा में हम नहीं रहेंगे, ठीक है। तो सोवियत संघ कहता है कि यदि भारत जो है किसी के भी खेमा में नहीं रहेगा, यानी सोवियत संघ कहता है कि भारत यदि मेरे खेमा में नहीं रहेगा, या तो वो अमेरिका में रहे या ना रहे, भारत मेरा ऑटोमेटिक दुश्मन बन जाएगा। भारत मेरा क्या बन जाएगा? वो ऑटोमेटिक मेरा दुश्मन बन जाएगा। जबकि अमेरिका का कथन हुआ कि भारत किसी के खेमे में नहीं है, तो भारत क्या है? तो भारत जो है अपने दुनिया में मगन है, रहता है, ठीक है, गुट निरपेक्ष है। यानी कि भारत को अलग अलग तरह से वर्ड का इस्तेमाल, मतलब कि अलग अलग रूपों में भारत को है ना बोला गया, यानी नकारात्मक रूप से भारत को आपको कहा गया कि भारत मतलबी है, भारत जो है मतलबी दुनिया, मतलब कि अकेले रहता है, किसी को गुट में पढ़ना नहीं चाहता, यानी नकारात्मक भारत को कहा गया, ठीक है। तो भारत ने कहा कि हम दोनों खेमे में से किसी खेमा में नहीं जाएंगे, इसलिए भारत ने किसका चयन किया? तो गुट निरपेक्ष का। किसका? तो गुट निरपेक्ष का चयन किया, इसलिए इसे हम गुट निरपेक्ष कहते हैं या गुट निरपेक्षवाद कहते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में आता है कि गुट निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं या गुट निरपेक्षवाद से क्या समझते हैं। तो गुट निरपेक्ष के अंतर, गुट मतलब क्या होता है? गुट बनाना, जैसे 4-5 कोई देश है, इधर 4-5 देश इधर, 4-5 देश इधर, तो भारत निरपेक्ष रहा, यानी कि ना तो इस गुट में सम्मिलित हुआ ना तो इस गुट में सम्मिलित हुआ, इसलिए भारत क्या कहलाया? भारत गुट निरपेक्ष कहलाया। इसलिए गुट निरपेक्ष का उत्तर क्या हो जाएगा कि भारत जो है गुट निरपेक्ष के तहत अपने विदेश नीति के तहत ना तो सोवियत संघ के साथ रहा ना तो अमेरिका के साथ रहा। भारत का कथन था कि युद्ध के स्थिति में भारत किसी का साथ नहीं देगा, और यदि कोई देश शांति के लिए बात करे, सुरक्षा के लिए भारत करे, तो भारत उस गुट में जरूर सम्मिलित होगा। उस गुट में सम्मिलित होगा जो गुट शांति की बात करे, सुरक्षा की बात करे। उस गुट का कभी साथ भारत नहीं देगा जिस गुट का लक्ष्य युद्ध करना हो, ठीक है। तो यही हो गया आपका गुट निरपेक्ष, यानी कि भारत ने क्या किया? इस गुट निरपेक्ष के तहत भारत ने अपने आप को इन दो महाशक्तियों के बीच से दूर रखा, इसलिए भारत क्या हो गया? भारत सेफ जोन में चला गया कि भारत अब दोनों में से कोई झगड़ा करे, भारत को खतरा है, भारत को खतरा आपको नहीं है, ठीक है। तो विदेश नीति में ये जो है ये आपका जो बहुत ही ज्यादा एमबीबीएस प्रश्न आता है, अब एग्जाम में कई बार आता है। अब इस समय ये जो गुट निरपेक्ष का नीति कौन बनाया था? तो उस समय आपका बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। चूंकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और प्रथम प्रधानमंत्री के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू वो विदेश मंत्री भी थे। कौन थे? तो विदेश मंत्री भी थे, इसलिए विदेश नीति भी किस प्रकार से देशों के बीच नीति बनाना है, क्या बनाना है, सारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ही किया करते थे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपका चलाता है परमाणु नीति। परमाणु नीति, अब देखिए, अब आप ही बताइए भारत का किससे बड़का झगड़ा? चीन से। चीन से है कि नहीं? चीन के पास परमाणु बम। चीन ने 1962 में हमारा जो लद्दाख का जो क्षेत्र है, कश्मीर का क्षेत्र को हड़प लिया। कैसे हड़प लिया मैंने बताया, आप ही बताइए। कल की डेट में फिर से कहेगा कि आज भी जो कहता ना, आज भी कहता है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है, कल के डेट में फिर से आक्रमण कर देगा, तो भारत क्या कर पाएगा? कुछ कर पाएगा? भारत नहीं कर पाएगा। चीन के पास क्या है? तो परमाणु हथियार है। ऐसे में भारत के भी पास नहीं होगा तो भारत को तो कभी भी हरा सकता है। तो यह देख करके भारत ने क्या किया? तो यह देख करके आपको परमाणु परीक्षण प्रारंभ किया। इस परीक्षण में अमेरिका बहुत ही ज्यादा बाधा उत्पन्न किया, क्योंकि अमेरिका का एक यानी सोवियत संघ यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का एक नियम है कि 1963 है, 1963 से पहले जो देश परमाणु परीक्षण कर चुका है वही देश आगे परमाणु परीक्षण करेगा, उसके अलावा कोई भी देश परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए भारत जो है या फिर इन 5 देशों के अलावा दुनिया में कोई सा भी देश परमाणु का परीक्षण नहीं कर सकता है। लेकिन भारत के लिए परमाणु परीक्षण अत्यधिक आवश्यक हो गया था, क्योंकि भारत का जो कट्टर दुश्मन यानी चीन था उसके पास खुद ही परमाणु बम था। इसलिए भारत को आए दिन अपनी सुरक्षा करना है, अपनी भूमि को बचाना है, तो भारत को भी परमाणु हथियार बनाना ही पड़ेगा। इस उद्देश्य से भारत ने अपना पहला परमाणु हथियार 1974 में सफलतापूर्वक पोखरण में आपको किया था, ठीक है। कब किया था? तो 1974 में। कहां किया था? तो पोखरण ने। इसके बाद एक पर एक आपका परीक्षण करते गया, तो फिर उसके बाद 1998 में आपका सफलतापूर्वक परीक्षण किया दूसरी बार। तो इस तरह से भारत के पास भी परमाणु हथियार आपको चले आया। अब भारत भी जो है अपना रक्षा के लिए मतलब कि परमाणु हथियार है। अब भारत इस पर तर्क देता है कि भारत परमाणु हथियार का तब तक इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक कोई पहले कोई दूसरा ना कर दे, ठीक है।
तो प्यारे बच्चों, इस अध्याय को अब हम लेक्चर का वीडियो यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को इस अध्याय का लघु, दीर्घ और वस्तुनिष्ठ एक ही प्रश्न में करा दूंगा। तो प्यारे बच्चों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो 12th पेड कोर्स अभी ज्वाइन कीजिए, अभी तुरंत ज्वाइन कीजिए। मात्र 1000 रुपये कल तक लगेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।